घर में घुस आए, तुम्हारी संपत्ति छीन ले, तुम्हें अपना नौकर बना ले और कहे कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, तो तुम क्या करोगे? यही हुआ था इस देश के साथ। लेकिन इस देश ने झुकने से इनकार किया। ये कहानी है उस संघर्ष की जो 200 साल तक चला, उस आग की जो करोड़ों दिलों में सुलगती रही, उन शहीदों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सांस लेने का हक दिलाया। ये कहानी है भारत की आजादी की। लेकिन हर बार की तरह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरी जान। और आज मैं तुम्हें उस पूरे सफर में ले जाऊंगा, शुरू से आखिर तक। बात उस वक्त की है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। 17वीं सदी का भारत, मुगल सल्तनत का आखिरी दौर। देश में दौलत थी, बाजार थे, व्यापार था। हिंदुस्तान की रेशम, मसाले और हीरे पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के व्यापारी इस सोने की खान तक पहुंचना चाहते थे और इसी लालच में सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को इजाजत दी भारत से व्यापार करने की। नाम था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बस एक व्यापारिक कंपनी थी, कुछ अंग्रेज व्यापारी, कुछ जहाज और मसालों की तलाश। लेकिन तुम जानते हो ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। 1608 में अंग्रेजों का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर लगा। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दी। बदले में कंपनी ने कुछ उपहार दिए, कुछ वादे किए और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी चाल। कंपनी धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, एक एक करके कंपनी ने अपनी चौकियां बना ली। और फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 1757 पलासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐसी लड़ाई जो असल में लड़ाई से पहले ही खत्म हो चुकी थी। कंपनी ने नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर को पैसों का लालच दिया और मीर जाफर ने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी की। युद्ध के मैदान में जब तोपें गरजी तब मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही। सिराजुद्दौला हार गए और उस दिन के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। ये बस एक राज्य नहीं था, ये एक शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में कंपनी ने एक एक करके पूरे भारत को अपने पंजों में जकड़ लिया। टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों को शेर जैसी चुनौती देते थे, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में शहीद हो गए। उनकी आखिरी बात थी, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मराठा साम्राज्य जो एक वक्त पूरे भारत में फैला था, टुकड़ों में बट गया। अवध, हैदराबाद, पंजाब, एक एक करके सब ढहते गए और कंपनी ने एक ऐसा हथियार चलाया जो तलवार से भी ज्यादा धारदार था। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब ये था कि अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जाए तो उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। राजाओं की गोद ली हुई संतानें भी नहीं गिनी जाएंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव ने एक पुत्र गोद लिया था, लेकिन जब वो चल बसे तो अंग्रेजों ने कहा, ये गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता, झांसी अब हमारी है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक बात कही जो आज भी हवाओं में गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर आया वो तूफान जिसकी चिंगारी एक छोटी सी बात से उठी। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में हिंदुस्तानी सिपाही थे। उन्हें नई एनफील्ड राइफलें दी गई थीं और उन राइफलों के कारतूसों पर एक अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम था और ये खबर आग की तरह फैल गई। मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये बगावत सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, ये उन 200 सालों की घुटन का विस्फोट था जो अंदर ही अंदर धधकती रही थी। मंगल पांडे की ललकार, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, बहादुर शाह जफर का आखिरी संघर्ष, सब एक साथ उठ खड़े हुए। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर तरफ बगावत की लहर दौड़ गई। लेकिन ये क्रांति जितनी तेज उठी उतनी ही बेरहमी से कुचल दी गई। अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां वो एक गुमनाम कैदी की तरह मर गए। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते शहीद हो गईं। उनके घोड़े पर बैठी, तलवार हाथ में लिए, अंत तक लड़ती रहीं। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने एक बीज बो दिया, आजादी का बीज। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कंपनी खत्म हो गई। अब भारत ब्रिटिश क्राउन का ताज का हीरा बन गया था। और इसी दौर में भारत में एक नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, पढ़ी लिखी, जागरूक और सवाल पूछने वाली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में ये बस एक मंच था जहां भारतीय नेता अंग्रेजों से विनम्र निवेदन करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज बुलंद होने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लाल बाल पाल की तिकड़ी ने देश में एक नई आग जलाई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। ये आंदोलन एक संदेश था, हम झुकने वाले नहीं। और फिर इस धधकती हुई धरती पर दक्षिण अफ्रीका से एक इंसान वापस लौटा, एक पतला दुबला, चश्मा लगाए, सादे कपड़ों में, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में जब गांधी भारत आए तो वो पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहचान बना चुके थे। वहां उन्होंने एक हथियार खोजा था
जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सत्याग्रह, सच्चाई की ताकत। गांधी का मानना था कि अंग्रेजों को उनके ही नैतिक सिद्धांतों से हराया जा सकता है, बिना हिंसा के, बिना तलवार उठाए। भारत आकर गांधी ने पहले इस देश को समझा, गांव-गांव घूमे, किसानों की तकलीफें देखी, मजदूरों का दर्द महसूस किया। 1917 में चंपारण, बिहार के नील किसान जिन्हें अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती नील उगवाते थे, गांधी वहां गए, सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये पहली जीत थी और इसने पूरे भारत को बता दिया कि गांधी कोई साधारण नेता नहीं है। 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक बगीचे में हजारों लोग जमा हुए थे। बैसाखी का त्योहार था, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ। और तभी जनरल डायर ने आदेश दिया, गोलियां चलने लगी, निकलने का रास्ता नहीं था, लोग कुएं में कूदने लगे। कितनी जाने गईं, ये आज भी सही से नहीं जाना जा सका, पर उस दिन जो खून बहा उसने हर भारतीय का दिल बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग ने यह साफ कर दिया कि अंग्रेज कभी भारतीयों के दोस्त नहीं थे और गांधी के दिल में कुछ और पक्का हो गया। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नारा था, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करो, स्कूल छोड़ो, सरकारी नौकरियां छोड़ो, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े जलाओ। लाखों लोग उठ खड़े हुए, वकील, शिक्षक, व्यापारी, सबने अपनी सुविधाएं छोड़ दी। और तब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे, लेकिन 1922 में चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। पूरा देश हैरान था, नेता नाराज थे, लेकिन गांधी का कहना था, हिंसा के रास्ते पर चलकर हम वही बन जाएंगे जिनसे हम लड़ रहे हैं। इसी दौर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी एक अलग रास्ते पर थे। जहां गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं ये नौजवान मानते थे कि जुल्म का जवाब जुल्म की भाषा में दिया जाना चाहिए। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त भगत सिंह महज 12 साल के थे। उन्होंने उस बगीचे की मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और कसम खाई कि इस खून का बदला लेंगे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, मारने के लिए नहीं, बहरी सरकार को सुनाने के लिए। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। पकड़े गए, मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 1930 गांधी एक और अनोखे विचार के साथ आए, नमक। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा रखा था, एक ऐसी चीज पर जो हर इंसान की जरूरत है। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। पैदल 390 किलोमीटर का सफर 24 दिन चलते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, हजारों लोग। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी ने समुद्र का पानी उठाया और नमक बनाया, एक छोटी सी मुट्ठी नमक। लेकिन इस मुट्ठी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, कानून तोड़ा, गिरफ्तारियां दी, लाठियां खाईं, लेकिन पीछे नहीं हटे। दुनिया देख रही थी और पहली बार अंग्रेज सरकार को एहसास हुआ कि ये देश झुकने वाला नहीं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सैनिक, भारतीय संसाधन, भारतीय जानें, सब अंग्रेजों की लड़ाई में। कांग्रेस ने विरोध किया, सब प्रांतीय सरकारें इस्तीफा दे दिया और तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक और रास्ता चुना। नेताजी मानते थे कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हथियार जरूरी है। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज को नई जान दी। सिंगापुर में खड़े होकर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी दिल में धड़कता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाखों भारतीयों ने उनकी फौज में भर्ती होने की कोशिश की, महिलाएं भी। झांसी रेजिमेंट के नाम से आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा तक अंग्रेजों को ललकारा। 1945 में नेताजी का विमान दुर्घटना में गिर गया। आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन जो वो कर गए वो इतिहास में अमर है। 1942 भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, करो या मरो। ये महज एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़ना होगा। अगले ही दिन सुबह अंग्रेजों ने गांधी सहित हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार कोई नेता नहीं था। फिर भी लोग उठ खड़े हुए। आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र। रेलवे पटरियां उखाड़ी गईं, तार काटे गए, सरकारी दफ्तर बंद हो गए। अंग्रेजों ने दमन किया, लाखों लोग जेल में ठूंसे गए, हजारों मारे गए, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उस युद्ध ने ब्रिटेन को तोड़ दिया था, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से। भारत पर अब और राज करना ब्रिटेन के लिए संभव नहीं था। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने माना भारत को आजादी देनी होगी, लेकिन तब शुरू हुई एक और कहानी जो बहुत दर्दनाक थी, विभाजन। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं के बीच सत्ता की खींचतान। आखिरकार तय हुआ, भारत 2 देशों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। 14 से 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरे देश में जश्न था, गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो बंगाल में थे, जहां हिंदू मुस्लिम दंगों में खून बह रहा था। वो अकेले उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और लाखों लोग थे जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर। विभाजन की वो रात आजादी के जश्न के साथ साथ
साथ करोड़ों लोगों के लिए एक कभी न भूलने वाला जख्म भी लाई। 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले पर लहराया तिरंगा। जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण दिया जो दुनिया के इतिहास में सबसे यादगार भाषणों में से एक है। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है, भारत जीवन और आजादी की नींद से जागेगा। उस रात करोड़ों दिलों में एक साथ खुशी और आंसू थे। खुशी 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की, आंसू उन लाखों शहीदों के लिए जो ये दिन देखने के लिए जी नहीं सके। मंगल पांडे जो फांसी पर चढ़ गए, रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध के मैदान में शहीद हुई, नेताजी जिनका सपना अधूरा रह गया, और वो लाखों अनजाने चेहरे जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा। उन सब के बलिदान का फल था वो तिरंगा जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर लहराया। और आज हम उस आजादी में सांस ले रहे हैं जिसके लिए करोड़ों लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाया। जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी डर के अपने विचार बोल सकते हो, ये आजादी है। जब तुम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भाषा में बोलते हो, ये आजादी है। जब तुम वोट करते हो, अपना नेता चुनते हो, ये आजादी है। ये सब मुफ्त नहीं मिला, इसकी कीमत चुकाई गई है, लहू से, जवानी से, जिंदगियों से। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की कद्र करें, इसे मजबूत बनाएं, और जब भी कोई इसे कमजोर करने की कोशिश करे, हम उठ खड़े हों। क्योंकि आजादी तब तक ही रहती है जब तक उसकी हिफाजत करने वाले लोग होते हैं। ये देश उन लोगों ने नहीं बनाया जो बस जी लिए, इसे बनाया उन्होंने जो इसके लिए जिए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इन शहीदों की कुर्बानी ने तुम्हारी आंखें नम की हों, तो इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक बस एक क्लिक नहीं